नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल विक्ट्री ज्ञान में। जीत आपकी, जुड़ो जोड़ो जीतो, उज्जवल पाटनी पार्ट 5। जीतो। यदि आप इस व्यापार से जुड़ गए हैं, यदि आपने दूसरों को अपने साथ जोड़ लिया है, तो उज्जवल पाटनी से जानिए इस प्रणाली में लगातार जीतने के ठोस सैद्धांतिक तरीके। आइए जानते हैं। नंबर 39, संस्थान के लीडरों की सुनिए। नेटवर्किंग प्रणाली को मैं एक मायने में दूसरी बिजनेस प्रणालियों से काफ़ी भिन्न पाता हूँ। अन्य सभी व्यापारों में रोज नए तरीके इजाद करने पड़ते हैं, मार्केटिंग करनी पड़ती है, खुद को दूसरों से अलग दिखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग में इसका उल्टा है। यदि आप नए तरीके ईजाद करेंगे तो आपको असफलता मिलने के ज़्यादा आसार रहेंगे। हो सकता है आप सालों तक मेहनत करते रहें और कुछ भी हाथ न आए। एक नेटवर्क कंपनी ने जब भारत में प्रवेश किया तो प्रारंभ में सिर्फ 4 ही उत्पाद थे। उन उत्पादों के उपयोग का तरीका भारतीय मानसिकता से भिन्न था। भारतीय महिलाएं डिटर्जेंट के झाग को धुलाई का मापदंड मानती थी। जितना झाग उतनी धुलाई, परंतु वह उत्पाद झाग पैदा ही नहीं करता था। उस समय डिस्ट्रीब्यूटर्स को दूसरों को समझाने में काफ़ी दिक्कत आती थी। खास बात मैंने देखी कि 4 उत्पाद में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स कमाल का व्यापार कर रहे थे। वे नए लोगों को जोड़ रहे थे और धीरे धीरे उत्पाद भी बेच रहे थे। वे बेहद स्मार्ट और प्रभावशाली नहीं थे, वे सामान्य लोग थे, फिर भी उनका व्यापार बढ़ रहा था। वही एक दूसरा स्मार्ट समूह भी था जिनका मानना था कि यह तरीका भारत में नहीं चलेगा और वो समूह अपने तरीके निकाल रहा था। बाहरी तौर पर ऐसा लगता दूसरा समूह जल्दी सफलता हासिल करेगा। वहीं उनका प्रशिक्षण समूह लगातार हिदायत दे रहा था कि प्रयोगों से बचिए, अपने तरीके मत निकालिए, उन लोगों की सुनिए जो इस व्यापार में सफल हुए हैं। धीरे धीरे दूसरे ग्रुप में सक्रिय लोगों की संख्या कम होने लगी। प्रणाली के प्रति उनका विश्वास कम होने लगा था। विरोधी स्वर सुनाई देने लगे। वही पहला ग्रुप धीरे धीरे चल रहा था, परंतु वृद्धि सकारात्मक थी। यह ग्रुप सिस्टम का पूरी तरह से पालन कर रहा था। कुछ लोगों को हिदायतें और सलाह लंबी लग रही थी, परंतु फिर भी समर्पण के साथ नियमों पर चल रहे थे। 1 साल के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई थी। प्रयोगशील ग्रुप पूरी तरह साफ हो चुका था। अधिकांश लोग बिजनेस छोड़ चुके थे और कुछ खुद को असफल मान चुके थे। सैद्धांतिक ग्रुप अब सुदृढ़ हो चुका था और प्रणाली के प्रति उनकी आस्था मजबूत हो चुकी थी। ये 100% सिद्धांतों पर चल रहे थे, अपने लीडर की बात मान रहे थे। उनमें असफल लोगों का प्रतिशत काफ़ी कम, क्योंकि वे अपने सफल अपलाइन के नक्शे कदम पर चल रहे थे। सामान्य से लोगों ने बाजी जीत ली थी और तुलनात्मक रूप से बुद्धिमान और प्रभावशाली लोग हार चुके थे। धीरे धीरे सबकी समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग में नित प्रयोग करके असफल होने से बेहतर है कि सफल लीडर और प्रशिक्षण सिस्टम के पद चिन्हों पर चला जाए। यह तो तय है कि जिन रास्तों पर, जिन नियमों के साथ चलकर दूसरे लोग सफल हुए हैं, उन्हीं रास्तों पर कम से कम असफलता हाथ नहीं लगेगी। नंबर 40, सफल लोगों का साथ चुनिए। जिंदगी का यह उसूल है कि यदि आप खुश मिजाज लोगों के साथ रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आप सकारात्मक विचार आएंगे और सफल लोगों के साथ रहेंगे तो सफलता की दिशा में बढ़ेंगे। दैनिक जीवन में, पारिवारिक जीवन और कार्य क्षेत्र में जहाँ तक संभव हो, आलसी, शिकायती और बहानेबाज लोगों से दूर रहिए। ये आदतें यदि एक बार लग गई तो इनका जाना मुश्किल होता है। ऐसे लोग हमेशा अपनी असफलता की जिम्मेदारी किसी और पर डालते हुए नजर आएंगे, समाज और सिस्टम की बुराई करते नजर आएंगे। इसके विपरीत सफल लोग आपको सफलता की राह पर ले जाएंगे। वो हमेशा नई योजनाएं बनाते हुए मिलेंगे, जिंदगी के प्रति आशा और ऊर्जा से भरपूर होंगे। अपने दोस्तों के ग्रुप के बारे में एक एक करके सोचिए। कौन ऐसा है जो हर कार्य के पहले टोकता है? कौन ऐसा है जो भय पैदा करता है? कौन ऐसा है जो आगे बढ़कर कार्य को चुनौती के रूप में लेता है? इनके साथ बिताए घंटों का भी आपकी सफलता और असफलता से सीधा संबंध है। असफल लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताइए और असफलता को गारंटी से प्राप्त कीजिए। यदि अपनी इच्छाएं पूरी करनी हो तो आगे बढ़कर सफल लोगों से दोस्ती कर लीजिए। उनके साथ अपनी योजनाएं बांटिए, उनकी सुनिए, फिर देखिए आपका व्यापार कैसे तरक्की करता है।
यदि असफल होना हो तो सवालिया और नकारात्मक लोगों का साथ चुन लीजिए। नेटवर्क चेतावनी। ज्यादा कमीशन देने वाली, ज्यादा लुभावनी बातें करने वाली कंपनी से सावधान रहें। नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली में बहुत सी तौर सैद्धांतिक और फर्जी कंपनियां भी हैं। नंबर 41, समस्या नहीं समाधान बनिए। ईश्वर तय करता है हम किन परिस्थितियों से गुजरेंगे, हम तय करते हैं हम उन परिस्थितियों से कैसे गुजरेंगे। आप पूरे संसार में ढूंढ कर देखिए, आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसे कोई समस्या न हो। पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक, कोई न कोई समस्या हम सबको घेरे हुए है। मुख्य बात यह नहीं है कि हमारे जीवन में समस्या है या नहीं, मुख्य बात यह है कि हम उन समस्याओं का सामना किस तरह से करते हैं। हम ज़्यादा समय समस्या पर विचार करने पर दे रहे हैं या समाधान पर। हम समस्या को लेकर रात दिन सोचकर चिंता बढ़ाते जा रहे हैं या हौसलों के साथ समस्या को स्वीकार करके जूझने को तैयार हैं। हमें चुनना है, हम समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का। रॉबर्ट शूलर का पॉसिबिलिटी सर्चिंग प्रिंसिपल, समाधान संभावना ढूंढने का सिद्धांत मुझे बेहद प्रिय लगता है। उनका मानना है कि संसार में ऐसी कोई विषमता या मुश्किल नहीं होती जिसका कोई समाधान ना हो। हर समस्या में कोई न कोई छुपा हुआ रास्ता जरूर होता है। हाँ, यह हो सकता है कि कभी रास्ता तुरंत मिल जाए और कभी थोड़ी देर लगे। मेरे एक प्रिय मित्र राजनायक, उनका सिद्धांत है कि जब भी कोई उनके पास समस्या लेकर आता है, वे एक बार तो समस्या के सभी पहलू सुन लेते हैं, परंतु दूसरी बार नहीं सुनते। यदि दोबारा व्यक्ति उसी समस्या पर चिंतन करता है तो इसे टोक कर सिर्फ समाधान सुझाने को कहते हैं। धीरे धीरे यह आदत उनके अधीनस्थ कर्मचारियों में भी आ गई है। वे भी समस्याओं के समय व्यर्थ करने की बजाय समाधान ढूंढने में समय का उपयोग करते हैं। लीडरशिप अनलिमिटेड कार्यशाला में हम प्रतिभागियों को अपनी समस्याएं लिखने को कहते हैं। शीर्षक होता है आपके जीवन की 5 महत्वपूर्ण समस्याएं। हर समस्या उन्हें 100 शब्दों में समेटनी होती है। हम समस्या को ज़्यादा समय देकर बड़ा नहीं बनाना चाहते। कुछ देर तक समस्या से समाधान विषय पर सामान्य चर्चा होती है। पुनः हम प्रतिभागियों से कहते हैं कि हर समस्या 5 संभावित समाधान लिखें। उनको निर्देश दिया जाता है कि समाधान ढूंढते हुए नकारात्मक विचारधारा न रखें। पहले से ही अच्छा समाधान, खराब समाधान आदि वर्ग न बनाएं। अपनी धारणाओं को अलग रखते हुए 5 समाधान लिखें। प्रतिभागी अक्सर कहते हैं कि समाधान नहीं है या समस्या हल नहीं हो सकती, परंतु हम उन्हें दबावपूर्ण तरीके से प्रेरित करते हैं। समाधान सुझाने के अलावा हम उनका और कोई भी उत्तर स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि समाधान निकल आता है। धीरे धीरे आश्चर्यजनक रूप से सोच की दीवारें टूटती हैं। कुछ देर पहले तक जिन लोगों के पास कोई हल नहीं था, उन्हें समाधान की धुंधली किरण दिखाई देने लगती है और थोड़ी देर बाद कुछ लोगों के पास एक कमजोर समाधान आ जाता है। कार्यशाला खत्म होते तक हर किसी के पास कमजोर, अच्छे और बहुत अच्छे समाधानों की सूची तैयार हो जाती है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपकी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए बाहर से कोई प्रेरक या समाधान विशेषज्ञ आकर जादुई हल नहीं दे सकता। हल आपके अंदर छुपा है। उस हल को आपकी भावनाएं और धारणाएं बाहर आने से रोक रही हैं। वह प्रेरक आपको रास्ता दिखा सकता है और आपको झंझोड़ सकता है, परंतु पहल आपको स्वयं करनी होगी। आप अपनी धारणाओं को, क्षणिक भावनाओं को, किंतु परंतु को दिमाग से निकाल दीजिए। तुरंत आपकी मुश्किलों के बादल हटने शुरू हो जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग भी कोई समस्या विहीन व्यापार नहीं है। लोग इसे फर्जी मानते हैं, इसमें गोलमाल ढूंढते हैं। कुछ निम्न कोटि की कंपनियों ने इसकी छवि खराब कर रखी है। लोग जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। नकारात्मक जवाब सुनने की हिम्मत नहीं होती। ऐसी हजारों समस्याएं हैं, परंतु खुशी की बात यह है कि हर समस्या का समाधान है। ये सारी समस्याएं ऐसी हैं जो आपके पहले भी बहुत से लोगों के साथ आ चुकी है। ढेरों ऐसे लोग हैं जो इन समस्याओं पर विजय पा चुके हैं। वो चंद कदम की दूरी पर हैं। तुरंत उनके सेमिनार में जाइए, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, किताब पढ़िए, सीडी सुनिए। आपको इतने ठोस समाधान मिलेंगे कि आपकी चिंता तुरंत खत्म हो जाएगी। आज और अभी निश्चित कीजिए आप समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का। नंबर 42, असफलता कहती है आ प्लस सफलता। अभी अभी मैं मलेशिया के एक लेखक की किताब पढ़ रहा था। उस लेखक का मानना है कि सफलता को महत्वपूर्ण बना दिया गया है और लोग असफल होने से भी डरने लगे हैं।
जबकि असफलता सफलता के मार्ग का पड़ाव है। हमें लोगों को असफल होना सिखाना चाहिए। सफलता अपने आप ही आ जाएगी। असफल होने के बाद व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। हमें असफलता और सफलता को सामान्य जीवन का हिस्सा बनाना होगा। मुझे बात जची, वाकई सफलता का हुआ खड़ा हो गया है। हम सफल लोगों को देखकर उनके जैसी शोहरत, समृद्धि और आय तो चाहते हैं, परंतु वहां तक पहुंचने का सफर कैसे तय हुआ यह नहीं जानना चाहते। हमें कोई ऐसा तैराक नहीं मिलेगा जिसने एक बार में ही तैराकी सीख ली हो, कभी नाक या मुंह में पानी न गया हो। कोई ऐसा साइकिल चालक नहीं मिलेगा जो शुरुआत में साइकिल से गिरा न हो। गिरना, उठना और चलना, यही तो जीवन का मूल मंत्र है। हम गिरने के बाद शक्ति समेटकर उठने की बजाय गिरने से ही डरने लग गए हैं। आखिर हम असफल होने से घबराते क्यों हैं? हम असफलता को भी सम्मान के साथ स्वीकार क्यों नहीं करते जैसे सफलता को करते हैं? यदि आपने मेहनत नहीं की और असफल हो गए हो तो आपको शर्मिंदा होना चाहिए, परंतु यदि आपने मेहनत की है तो फिर डरने की कोई बात नहीं। आप असफल नहीं हैं, बस कुछ और बातें हैं जो सीखने की रह गई हैं। उन्हें सीखिए, फिर से प्रयास कीजिए। असफलता से बड़ा शिक्षक कोई नहीं है। असफलता का संधि विच्छेद भी यही कहता है, असफलता बराबर है आ प्लस सफलता। सफलता को बुलाना है तो हाथ पर हाथ धरे रखकर बैठने की बजाय प्रयास करना शुरू कीजिए। अधिकांशतः असफल होने का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति सफलता के लिए प्रयासरत था। हमारी महानतम सफलता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि गिरने के बाद हर बार उठ खड़े होने में है। नंबर 43, कमजोरियां हैं कि फर्क पैदा। मेरा प्रिय सेमिनार है प्रभावी भाषण और बातचीत की कला। हर बार इस सेमिनार में मुझे प्रतिभागियों के साथ अनूठे अनुभव होते हैं। सेमिनार प्रारंभ होने के कुछ घंटों के बाद लोगों के मन से ईगो, हिचक और भय हट जाता है और वो अपनी कमजोरियों और खूबियों पर चर्चा करते हैं। कुछ लोगों को अच्छी इंग्लिश न आने से झिझक होती है, कुछ को भीड़ का भय, कुछ लोगों को मंच पर विचार आने ही बंद हो जाते हैं, कुछ लोग अपनी कद काठी या रंग को लेकर चिंतित होते हैं, कुछ अल्प शिक्षा के कारण हीन भावना महसूस करते हैं। सार यह है कि सबके अपने अपने भय होते हैं। प्रतिभागी अपने भय हमारी टीम के साथ बांटकर खुद को हल्का महसूस करते हैं। हम उनके मन का गुबार बाहर निकलने के लिए विभिन्न तकनीकें अपनाते हैं। फिर हम कुछ लोगों की आत्मकथाओं के विशिष्ट अंशों पर चर्चा करते हैं और वीडियो क्लिप देखते हैं। वीडियो देखते देखते ही प्रतिभागियों के चेहरे का रंग बदलने लगता है। ऐसे ऐसे वक्ताओं के फुटेज उन्हें दिखाए जाते हैं जो ना तो स्मार्ट हैं, ना ही जिन्हें भाषा ज्ञान है और ना ही उनमें कोई विशेष बात है, फिर भी वे लोकप्रिय हैं। उन्हें सुनने हजारों की भीड़ उमड़ती है और उन्हें संसार में अंदर से देखा जाता है। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के वीडियो देखते हैं जो बहुत सी तकलीफों के बाद भी आज अपने व्यवसाय में शिखर पर हैं। कार्यशाला के इस हिस्से के बाद अधिकांश लोगों की हीन भावनाएं दूर हो जाती हैं और उनके चेहरे आत्मविश्वास से दमकने लगते हैं। मैं इस कार्यशाला व हमेशा अपनी वीडियो टीम को धन्यवाद देता हूं जो बेहद मेहनत से प्रतिभागियों के लिए दुर्लभ वीडियो लाते हैं। दोस्तों, कमजोरियां सब में हैं, उनसे क्या फर्क पड़ता है? हम सब कुछ कमजोरियों और कुछ खूबियों के साथ इस संसार में आए हैं। यदि कमजोरियां सुधार योग्य हो तो अवश्य सुधारिए और सुधारने योग्य न हो तो भूल जाइए। सफल लोग अपनी कमजोरियां पहचानते हैं तो खूबियां पर कार्य करते हैं। असफल लोग भी अपनी कमजोरियां पहचानते हैं परंतु उन्हीं का रोना रोते हैं। इस वजह से उनकी खूबियां गौण हो जाती हैं या गायब हो जाती हैं। एक बार आत्म आकलन कीजिए, खुद के अंदर झांकिए और अपनी खूबियां ढूंढिए। अपने व्यक्तित्व के प्लस पॉइंट, सकारात्मक गुण तलाशिए, उन्हें लिख डालिए। यकीनन टालिए मत, लिख डालिए। आप पाएंगे कि आपके पास ऐसी ढेर सारी खूबियां हैं जिन पर कार्य करके आप सफल हो सकते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो हमेशा ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्हें एक अच्छे घर में स्वस्थ स्थिति में पैदा किया। कमजोरियां सब में है, अपनी खूबियों पर ध्यान दीजिए और बढ़ते चले जाइए। मैं एक वृद्ध अंकल को डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है और अस्थमा की शिकायत है। आंखों की रोशनी भी कुछ कम हो गई है, फिर भी वे हमेशा ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि वे इस उम्र में भी अपने कार्य स्वयं कर पा रहे हैं। नेटवर्क चेतावनी। यदि कोई आपसे कहे कि आप सिर्फ जुड़ जाएं, आपकी डाउनलाइन को
वो तैयार कर देंगे और आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बुलावे में मत आइए। दुनिया में कोई भी किसी को मेहनत किए बिना एक पाई वही देता है। यह सिर्फ आपको आकर्षित करने के लिए दिया जा रहा एक लालच भरा प्रस्ताव है। नंबर 44, अपना 100% दीजिए। किसी भी कार्य को करने के पहले एक बार सोच लीजिए, क्या आप उस कार्य को पूरे मन से कर रहे हैं? क्या आप अपनी पूरी क्षमता और योग्यता का उपयोग उस कार्य हेतु करने वाले हैं? आधे मन से किए गए औपचारिकता वश किए अधिकांश कार्य निरर्थक हो जाते हैं। यदि आप उस कार्य से अपने मन को नहीं जोड़ पा रहे हैं तो बेहतर है कि आप उस कार्य को न करें। यदि वह कार्य आवश्यक है तो फिर अपने मन से सारे अगर मगर किंतु परंतु निकालकर भिड़ जाइए। बहाने ना बनाइए, पूरी ताकत लगा दीजिए। कुछ लोगों का उत्साह और समर्पण घटता बढ़ता रहता है। अचानक ही जोश में वे बेहद मेहनत करने लगते हैं और अचानक ही निष्क्रिय हो जाते हैं। पूरी योग्यता होने के बावजूद ऐसे लोग ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर पाते। यदि कार्य करें तो पूरा दम लगाइए, अन्यथा कार्य ही मत कीजिए। यदि आप पूरा प्रयास करेंगे तो लक्ष्य प्राप्त न होने पर भी आपके मन में मलाल नहीं रहेगा, क्योंकि आपने कर्म में कोई कमी नहीं की। मुझे ऐसे लोगों से कोफ्त होती है जो पहले तो कार्य हाथ में ले लेते हैं, फिर उन्हें कार्य में मुश्किलें नजर आने लगती हैं। वे विभिन्न बहाने बनाने लगते हैं। वे या तो कार्य पूरा होने के पहले ही छोड़ देते हैं या कार्य असफल हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में इस 100% समर्पण का बेहद महत्व है। यदि आप इस प्रणाली में गंभीर नहीं हैं, इसे एक छोटा व्यापार मानकर आधे अधूरे मन से कर रहे हैं, तो आपका असफल होना तय है। यदि आप में सपनों को पाने की दीवानगी नहीं है, यदि आप में ना सुनने का हौसला नहीं है, तो भी आपकी हार तय है। यदि आप अपने व्यापार के प्रति गर्व नहीं महसूस करते तो भी परिणाम मुश्किल है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अपने सेमिनार में सबसे यही कहता हूँ कि यदि आप अनमने ढंग से इस व्यापार को कर रहे हैं, यदि आप इस व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक ईंधन झोंकने को तैयार नहीं हैं, यदि आप समर्पित नहीं हैं, यदि आप नए लोगों को बिजनेस के बारे में बताने में संकोच करते हैं, तो फिर से सोच लीजिए, क्योंकि आप असफल होने की राह पर चल रहे हैं। इसलिए इस व्यापार को अपना जीवन मानकर कार्य कीजिए, परिवार का भविष्य मानकर कार्य कीजिए। जिस दिन आप अपने बारे में पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, जिस दिन आप बहाने बनाना बंद कर देते हैं, उसी दिन आप शिखर की ओर यात्रा शुरू करते हैं। नंबर 45, अति बुद्धिमानी से बचिए। संसार में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां अति बुद्धिमान लोगों की हार होती हो, परंतु नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा हो सकता है। यदि आप अति बुद्धिमान हैं तो आपको आपके अंदर धैर्य, लगन और अनवरत प्रयास जैसी योग्यताएं भी विकसित करनी होगी। यह मेरी व्यक्तिगत राय है कि अति बुद्धिमान लोग अक्सर जल्दी जीतने के उपाय ढूंढते हैं, शॉर्टकट निकालते हैं और अपने रास्ते खुद बनाते हैं। वही नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली में अधिकांशतः वे लोग सफल होते हैं जो नियमों और बताए गए रास्तों पर चलते हैं, भले ही वे रास्ते थोड़े लंबे क्यों न हों। बहुत से सफल नेटवर्कर से बात करने के बाद मैं इस राय पर पहुंचा हूं कि अक्सर हम जिनको बेहद स्मार्ट और बुद्धिमान समझकर विजेता मानते हैं, वे या तो असफल हो जाते हैं या बहुत जल्दी बिजनेस छोड़ देते हैं। उसके विपरीत हम कुछ लोगों को सामान्य समझकर उन पर विशेष ध्यान नहीं देते और वो लंबी रेस में विजेता साबित होते हैं। इस बिजनेस में अधिकांशतः वे लोग शीर्ष पर मिलते हैं जिनके बारे में दूसरे ज़्यादा आशावादी नहीं थे। यह बिजनेस सामान्य लोगों का बिजनेस है, इसके लिए अति बुद्धिमान या अति स्मार्ट होने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य और साधारण लोग साधारण शिक्षा और गुणों के साथ डटे रहते हैं और असाधारण समृद्धि पा जाते हैं। नंबर 46, सिद्धांत रीढ़ की हड्डी है। नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल अलग तरह का बिजनेस है। इसमें आप किसी भी तरह का गलत समझौता नहीं कर सकते। आम बिजनेस प्रणालियों में जालसाजी, घटिया गुणवत्ता के उत्पाद, छुपी हुई शर्तें, कालाबाजारी, नकली माल जैसे बहुत से गैर सिद्धांतिक कार्य होते हैं। अलबत्ता बहुत से व्यापार तो ऐसे हो गए हैं जहां सैद्धांतिक व्यक्ति हार जाएगा। इसके विपरीत नेटवर्क प्रणाली में सिद्धांत रीढ़ की हड्डी हैं। यदि आप दुष्प्रचार करते हैं, आप में गलत आदतें हैं, तो देखते ही देखते वो आदतें दूसरों में फैल जाएंगी। यदि आप झूठे वादे करते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं, तो भी आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। यह उत्पादों के साथ साथ लोगों को जोड़ने का व्यापार है। आपकी हर गलत और हर सही आदत की अधिकांशतः आपके डाउनलाइन नकल करते हैं। गलत सिद्धांतों पर चलकर कब आपका
ग्रुप तबाह हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में सिद्धांत रीढ़ की हड्डी है, इसलिए डंडा कभी उत्पादों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर मत कहिए। डंडा ऐसे सपने मत दिखाइए जिन्हें पाना संभव ना हो। दूसरे ग्रुपों के लोगों को तोड़ने का प्रयास मत कीजिए। डंडा अपने डाउनलाइन की गलत प्रवृत्तियों को प्रश्रय मत दीजिए। नंबर 47, आलोचना के 6 नियम। नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली में व्यापार बढ़ाने और प्रेरित करने के लिए प्रशंसा का सहारा लिया जाता है। क्षमताओं और योग्यताओं पर विश्वास दिखाया जाता है। इसके साथ ही ऐसे वितरक और डाउनलाइन जो सिद्धांतों का पालन नहीं करते, व्यापार में ध्यान नहीं लगाते, उनकी आलोचना भी होती है। यह आलोचना यदि सकारात्मक हो तो कार्य करती है, परंतु यदि नकारात्मक हो तो चोट पहुंचाती है। आलोचना करना आवश्यक भी होता है, क्योंकि यदि गलत गतिविधियां हो तो लीडर हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। आलोचना करते हुए विशिष्ट नियमों का ध्यान रखें। नियम 1, आलोचना कार्य की करें, व्यक्ति की नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है, घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। ठीक इसी तरह आलोचना कार्य की होनी चाहिए, व्यक्ति की नहीं। अक्सर लोग दिल से बुरे नहीं होते, असावधानीवश, अज्ञानतावश, कौतूहलवश, आवेग में उनसे ऐसे कार्य हो जाते हैं जो नियमित नहीं होने चाहिए थे। ऐसी स्थिति में उस कार्य की आलोचना करने से व्यक्ति अपने आप ही समझ जाता है कि उससे भूल हुई है। कार्य की आलोचना करने से वह व्यक्तिगत आघात के रूप में नहीं लिया जाता और साथ ही दूसरे सहयोगियों को भी समझ में आ जाता है कि यह कार्य उन्हें नहीं करना है, अन्यथा उनके कार्य की भी आलोचना होगी। कारण, यदि कोई व्यक्ति एक गलत प्लान करता है तो तुम हमेशा गलत प्लान पेश करते हो। व्यक्तिगत गलत आलोचना, यह प्लान सही नहीं है। सही आलोचना की पद्धति। नियम 2, आलोचना करते हुए उसी कार्य की बात करें, पुराने मुद्दों की नहीं। अक्सर आलोचना करते हुए लोग पुरानी घटनाओं और हादसों को जिंदा कर देते हैं, पुराने घाव को हरा कर देते हैं, पुरानी बातें बीच बीच में खींच लाते हैं। इससे दूसरा व्यक्ति आक्रामक हो उठता है, आलोचना सहजता से न लेते हुए उसे नीचा दिखाने की योजना समझने लगता है। बहस शुरू हो जाती है। यह आलोचना व्यापार में ही नहीं वरन जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिलती है। उदाहरण, नेटवर्क मार्केटिंग में एक लीडर अपने डाउनलाइन से, तुमने पहले भी कभी अपलाइन की बात नहीं सुनी, इसलिए लगातार असफल होते रहे, अभी भी नहीं सुन रहे हो। ये गलत आलोचना है। यदि तुम सिद्धांतों पर नहीं चलोगे तो असफल हो सकते हो, ये सही आलोचना है। नियम 3, आलोचना कार्य से जुड़ी हो, स्वभाव से नहीं। अक्सर आलोचना करते हुए व्यक्तिगत आरोप लगाए जाते हैं। यदि कोई कार्य गलत हो जाए तो अक्सर ऐसे कमेंट सुनने में आते हैं, तुम्हारा स्वभाव ही जल्दबाजी का है, तुम हमेशा से लापरवाह हो, तुम सफाई पर ध्यान नहीं देते, तुम्हें बात करनी नहीं आती, तुम शुरू से ही जिद्दी हो, आदि आदि। पर्सनैलिटी से जुड़े ऐसे कमेंट और आरोप आक्रोश पैदा करते हैं और ऐसी आलोचना करने वाले लीडर अलोकप्रिय हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग दिलों को जोड़ने का व्यापार है। इसमें सहयोगियों, अपलाइन और डाउनलाइन के साथ ढेर सारा समय बीतता है। एक दूसरे की कमियां और खूबियां समझ में आ जाती हैं और यहीं से शुरू होते स्वभाव से जुड़े व्यक्तिगत व्यंग्य। दिलों के इस बिजनेस में दिल न तोड़े जाएं तो तरक्की को कभी ब्रेक नहीं लगता। नियम 4, आलोचना हो मगर प्रशंसा के साथ। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ कमजोरियां ही हो या जो सिर्फ गलतियां ही करता हो। हर व्यक्ति में प्रशंसा योग्य तत्व भी होते हैं। कुछ लीडर्स की, व्यक्तियों की यह आदत होती है कि वे आलोचना करने को तो सदैव तत्पर रहते हैं, परंतु प्रशंसा करने में कंजूसी कर जाते हैं। आलोचना यदि प्रशंसा के साथ सैंडविच बनाकर की जाए तो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी और आलोचना की स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। किसी भी व्यक्ति को लगातार आलोचना मिलती रहे तो वह धीरे धीरे उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर देगा और साथ ही व्यक्तिगत दुश्मनी पाल बैठेगा। यही आलोचना यदि प्रशंसा के साथ मिले तो वह सकारात्मक रूप में स्वीकार की जाएगी। नियम 5, आलोचना अकेले में, प्रशंसा भीड़ में। नेटवर्किंग ही नहीं वरन जीवन के किसी भी क्षेत्र में लोक व्यवहार का यह नियम बहुत ही अहम है। अक्सर अपना दबाव बनाने के लिए, स्वयं को बड़ा बताने के लिए या स्वयं को महान सिद्ध करने के लिए हम सबके बीच में किसी की भी आलोचना कर बैठते हैं। वह व्यक्ति सबके बीच में उपहास का पात्र बन जाता है। इस आघात को वह भुला नहीं पाता और आप उस व्यक्ति को खो देते हैं।
हम सोचते हैं कि हम अन्य लोगों को नीचा दिखाकर दूसरों पर प्रभाव बना रहे हैं। समझदार व्यक्ति इसे आपकी कमजोरी समझते हैं। सबके बीच में आलोचना करने को मैं एक लीडर के एक व्यक्तित्व की कमजोरी मानता हूँ, शक्ति नहीं। इसके दूसरी ओर भीड़ के मध्य एक विवादास्पद मुद्दे पर निष्पक्ष राय देना लीडर की शक्ति मानी जाती है। यदि आप भीड़ के बीच स्वयं को नियंत्रण में रखते हुए एकांत में व्यक्ति की आलोचना करेंगे तो वह व्यक्ति सदैव आपका ऋणी रहेगा। आपका नेतृत्व, आपकी मित्रता और भी ज़्यादा स्वीकार की जाएगी। नियम 6, आलोचना करने के पहले एक बार सोच लें। वाणी संभाल कर बोलिए, ना है हाथ ना पाँव। एक शब्द करें औषधि, एक शब्द करे घाव। कमान से निकला तीर, बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। आपके चंद असावधान शब्द आपके कैरियर, व्यापार, मित्र और परिवार तक को तबाह करने की योग्यता रखते हैं। मुद्दे की पुनः जांच कर लें, तथ्यों पर ठीक से विचार कर लें। कहीं ऐसा न हो कि किसी गलत जानकारी या अधूरी जानकारी के आधार पर आप आलोचना कर बैठें और बाद में संभलने या संबंध सहेजने का मौका भी ना मिले। जिस वक्त आपका मन आवेग से भरा हो, आपका क्रोध चरम पर हो, अपनी पूरी शक्ति लगाकर आलोचना को टाल दें। गर्म दिमाग से की गई आलोचना अनियंत्रित और घातक हो जाती है। आप आलोचना तो कर देते हैं परंतु व्यक्ति को सदा के लिए खो देते हैं। नेटवर्क चेतावनी, यदि आप अच्छा व्यापार कर रहे हैं, लीडर हैं, तो आप पर और भी ज़्यादा जिम्मेदारी है। आपकी एक गलत आदत या गलत प्रलोभन कब आपके ग्रुप में वायरस की तरह फैल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अपनी किसी भी गलत प्रवृत्ति को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि रंग की एक बूंद सैकड़ों लीटर पानी को रंगीन बना देती है और बुराई की एक लत पूरे समूह को तहस नहस कर देती है। नंबर 48, अपनी सीमाएं तोड़िए। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिल पाता कि इंसान ने कब से खुद को योग्यता और अयोग्यता की सीमाओं में बांधना शुरू किया, कब से असंभव शब्द का प्रयोग शुरू किया, लेकिन वे निश्चित ही इंसानी सभ्यता के सबसे बुरे दिन थे। मैं जब अपने सेमिनार और कार्यशालाओं में लोगों से सुनता हूँ कि हम छोटे शहर से हैं, हम योग्य नहीं हैं, सुविधाएं नहीं हैं, हम धनी नहीं हैं, हमारे पास डिग्री नहीं है, तो मुझे गुस्सा भी आता है और साथ ही दूसरों की मदद करने का लक्ष्य भी मिलता है। इंसान खुद ही अपने आप को सीमाओं में बांध लेता है और हार मान लेता है, इसलिए गुस्सा आता है। लक्ष्य इसलिए मिलता है कि वे तनाव में हैं, दुखी हैं, इन्हें इनकी सीमाओं से बाहर निकालना हमारा कर्तव्य है। मैं शिक्षा प्रणाली को भी कुछ हद तक दोषी मानता हूँ। हमारी सारी शिक्षा प्रणाली इस सिद्धांत पर केंद्रित है कि क्या संभव नहीं है, उसे इस विषय पर केंद्रित करना चाहिए कि कुछ भी असंभव नहीं है। भंवरे का शरीर भारी होता है, उसके पंख छोटे होते हैं। वायु सताते हुए उड़ने के सिद्धांत के अनुसार भंवरा उड़ नहीं सकता, लेकिन वह बेखटके उड़ते रहता है। अच्छा है भंवरों के यहाँ स्कूल नहीं है, नहीं तो उन्होंने अब तक उड़ना छोड़ दिया होता। एक प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी के मालिक हमेशा किसी नई कार के निर्माण की योजना बनाने से पहले अलग अलग क्षेत्र जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, शिक्षक, खिलाड़ी आदि की मीटिंग बुलाते थे। उनसे पूछा जाता था, एक कार में आपकी सोच के अनुसार क्या क्या होना चाहिए, जितनी आपकी कल्पनाएं हैं सब लिख दीजिए। लोग तरह तरह की कल्पनाएं लिखते और कार निर्माता उन्हें ध्यान से पढ़ते। एक बार उनसे किसी ने पूछा, आपके पास बेहतरीन इंजीनियर की इतनी विशाल फौज है, आपको आम लोगों से सलाह लेने की क्या आवश्यकता है? उनका जवाब था, आम लोगों से हमें अद्भुत सुझाव और नई नई जानकारी मिलती है, फिर मैं अपने इंजीनियर से पूछता हूँ कि यह कैसे हो सकता है। यदि पहले से ही मैं अपनी फ़ौज के इंजीनियर से सलाह लूँ तो नई मॉडल की कार कभी नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये इंजीनियर इस बात की डिग्रियां लेकर आए हैं कि क्या नहीं हो सकता और आम लोग बताते हैं कि क्या होना चाहिए। यदि हमें संसार में कुछ पाना है तो पहले हमें अपने बनाए हुए मानसिक बंधनों को तोड़ना होगा। उसके बाद दूसरों ने जो हमारे लिए सीमाएं बांधी हैं उन्हें मिटाना होगा। नंबर 49, इतिहास गवाह है। 1 मील की दौड़ का रिकॉर्ड 4 मिनट से ज़्यादा का है। यह कभी नहीं टूट सकता। यह इंसान का सर्वोच्च प्रदर्शन है। 1954 में रोजर बैनिस्टर ने 4 मिनट से भी कम 3 मिनट 59.4 सेकंड में 1 मील की दौड़ पूरी की
और उसके बाद बहुत से लोग इस रिकॉर्ड की बराबरी भी नहीं कर पाए। इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा, पृथ्वी विज्ञान की सीमा है। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी कर रहे थे। सिर्फ पक्षी उड़ सकते हैं, हवा से वजनी मशीन कभी नहीं उड़ नहीं सकती। यहाँ हमने साइकिल के स्पेयर से इंसानों को पक्षी बना दिया। शारीरिक क्षमताओं के बंधन भी कोई मायने नहीं रखते। दुनिया के शीर्ष लोगों को जानने के बाद मैं यह सोचने पर मजबूर हो गया हूँ, क्या वाकई बंधन या सीमा नाम की कोई चीज़ इस संसार में है, या वह सिर्फ कमज़ोर लोगों के कमज़ोर बहाने हैं। संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक जॉन मिल्स अंधे थे। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अमर संगीतकारों में से एक बीथोवन बहरे थे। एडिसन फोनोग्राफ के आविष्कार के समय सुनने की क्षमता खो चुके थे। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट पोलियोग्रस्त थे और कमर के नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त था। वह अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो 4 बार राष्ट्रपति के पद के लिए चुने गए। भारतीय महिला सुधा चंद्रन अपनी नृत्य कला के लिए विख्यात हैं। उनके पैर नकली हैं। विल्मा रुडोल्फ पोलियो होने के कारण चल नहीं सकती थी, उसके बावजूद उन्हें ओलंपिक दौड़ में 3 स्वर्ण पदक मिले। इसलिए कहता हूँ, सीमाएं मत बांधो, सारी हीन भावनाएं निकाल। दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं भूल जाओ, अपनी कहानी खुद लिखो। बहाने बनाना छोड़ो, लड़ो, जूझो। सफलता तुम्हारे कदम चूमने को बेकरार है। इस राह में हो सकता है कि असफलता भी मिले, लेकिन याद रखना, असफलता जीत की चाबी है। सफलता शब्द इतना बड़ा हो गया कि आम आदमी असफलता से डरने लग गया है। असफल लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, व्यंग्य किया जाता है। कुछ सफल लोग भी ऐसी बातें करते हैं मानो वे प्रथम प्रयास में ही हर कार्य को सफल कर देते हैं। असफलता का महत्व घट रहा है, सफलता का दबाव बढ़ रहा है। सच्चाई यह है कि जीवन में जिन्होंने ज़्यादा उपलब्धियां हासिल की हैं वह ज़्यादा बार असफल हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ज़्यादा बार प्रयास किया। यदि कभी कोई कहे कि वह कभी असफल नहीं हुआ तो समझ लेना कि उसने अपने जीवन में कभी कोई कार्य ही नहीं किया। इसलिए निकल पड़ो, अपना सर्वस्व झोंक दो, ताकि यह मलाल न रहे कि आपने जीत के लिए पूरे मन से प्रयास नहीं किया। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को छोटा करना चाहते हैं, आपको सीमाओं में बांधना चाहते हैं। यह काम छोटे लोग किया करते हैं, जबकि सचमुच महान लोग आपको यह अनुभव कराते हैं कि आप भी महान बन सकते हैं। नेटवर्क सिद्धांत। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आपको अपने घर से पैसा नहीं देती। विज्ञापन, C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, दुकानदार और परिवहन के खर्च बचाकर आपको आय के रूप में देती है, क्योंकि उत्पाद कंपनी से निकलकर सीधा आपके पास पहुंचता है। या नंबर 50, बुद्धिमत्ता या कॉमन सेंस। मैं एक प्रतिष्ठित मार्केटिंग कंपनी में प्रशिक्षण विशेषज्ञ की हैसियत से एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आगरा गया था। वहां उस कंपनी के एक जोशीले डायमंड लीडर ने कहा कि इस व्यापार में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोगों की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने एक उदाहरण दिया जो मुझे काफ़ी पसंद आया, इसलिए आपके साथ बांट रहा हूँ। एक अति बुद्धिमान वैज्ञानिक और एक सामान्य व्यक्ति था। अति बुद्धिमान व्यक्ति ने भैंस को देखा, एकदम काली। फिर उसके चारे को देखा, चारे का रंग था हरा, और अंत में जब दूध का सफ़ेद रंग देखा तो चक्कर में पड़ गया। उसके मन में सवाल कुलबुलाने लगा, काली भैंस हरा चारा खाकर सफ़ेद दूध कैसे देती है? उसने तुरंत भैंस को लिया और प्रयोगशाला में रिसर्च में भिड़ गया। बाल की खाल निकालने लगा। वही दूसरी और सामान्य आदमी ने भैंस को देखा। जैसे ही दूध निकला उसने जमकर दूध पिया, अपनी सेहत बनाई। कुछ दूध बच्चों के लिए घर ले गया और बाकी दूध बेच दिया। अति बुद्धिमान वैज्ञानिक रिसर्च ही करता रह गया और सामान्य व्यक्ति स्वस्थ और धनी हो गया। यही नेटवर्क प्रणाली पर भी लागू होता है। इस व्यवसाय में किसी विशेष बुद्धिमत्ता या कौशल की आवश्यकता नहीं है। सफलता के लिए ढेर सारा खून और थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए। नंबर 51, नेतृत्व क्षमता के 7 नियम। जैसे जैसे आप नेटवर्किंग में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, आपके साथ एसोसिएट डाउनलाइन की फौज खड़ी होने लगती है। यदि आप अच्छे लीडर हैं तो वे आपके भक्त बन जाते हैं। जैसा आप करते हैं वे वैसी ही नकल करते हैं और आपके जैसा बनने का पूरा प्रयास करते हैं। अनुयायियों की यह भीड़ आपके अंदर दम और घमंड ला देती है और आप अपने मूल उद्देश्य से हटकर चेलों और भक्तों को प्रश्रय देना शुरू कर देते हैं।
उसके उलट एक लीडर का असली दायित्व साथियों को गलत और सही का बोध कराना होता है। लीडर हमेशा साथियों के लिए उदाहरण बनता है। लीडर सकारात्मक आलोचना करता है और स्वयं से गलती हो जाने पर स्वीकार भी करता है। इस बात पर सभी प्रबंधन गुरु एक मत है कि यदि किसी संस्थान या कंपनी को शिखर पर ले जाना है तो संस्थान में हर स्तर पर नेतृत्व क्षमता के धनी लोग होने चाहिए, जो संस्था के भले बुरे को देखते हुए कठिन निर्णय ले सके और व्यक्तिगत अहम और स्वार्थ को किनारे रख सके। नेतृत्व नियम 1, अनुयायी नहीं लीडर बनाइए। यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पानी है तो आपको अपनी डाउनलाइन निचले क्रम के साथियों में लीडर पैदा करने होंगे, उनमें क्षमता का विकास करना होगा। यदि मैं उज्ज्वल पार्टनी किसी नेटवर्क कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो नए लोगों को जोड़ने के बाद मुझे उनमें कई उज्ज्वल पार्टनी पैदा करने होंगे, विकसित करने होंगे। इसी तरह से मेरी शारीरिक उपस्थिति भली एक जगह होगी, परंतु मेरे जैसे अन्य लोग कई जगह परिणाम पैदा करते रहेंगे। यदि आपने चेले बना लिए हो तो वे छोटी छोटी समस्या लेकर हर बार हर रोज आपके पास आएंगे और आपको दुखी कर देंगे। वे ना तो व्यापार को गंभीरता से लेंगे और ना ही ज़्यादा समय तक सक्रिय रह सकेंगे। सार यह है कि अनुयायी नहीं, अपने नीचे लीडर बनाइए। लीडर का अर्थ नेता नहीं, परंतु ऐसे लोग हैं जिनमें नेतृत्व के गुण होते हैं। नेतृत्व नियम 2, सामूहिक लक्ष्य व्यक्तिगत कार्य। एक लीडर अपनी टीम को, अपने संस्थान को और कंपनी को दिशा देता है। लीडर तय करता है कि हमें कहाँ कितनी तेजी से जाना है और जाने के रास्ते क्या हैं। वह अपने सभी साथियों को एक लक्ष्य से बांधता है, उन्हें एक मंजिल देता है और सपने देता है। वह लक्ष्य लीडर का न होकर सामूहिक लक्ष्य हो जाता है। लेकिन इस सामूहिक लक्ष्य को पाने के लिए वह अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत कार्य देता है। हर मनुष्य की क्षमताएं अलग हैं, योग्यताएं अलग हैं और इच्छाएं भी अलग हैं। लीडर हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार लक्ष्य चुनने में मदद करता है, उसे मार्ग दिखाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर यदि क्षमतावान साथी से व्यक्तिगत वादा लेता है कि आप इस महीने 100 नए लोगों को व्यापार से जोड़ेंगे, तो वही लीडर 30 नए लोग जोड़ने की कसम देता है। सार यह है कि लीडर का कर्तव्य है कि सामूहिक लक्ष्य बनाए, परंतु क्षमताओं के अनुसार व्यक्तिगत कार्य। नेतृत्व नियम 3, लीडर हौसला नहीं हारता। लीडर सदैव सकारात्मक होता है, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, कैसी भी प्रतिस्पर्धा ही लीडर का हौसला नहीं टूटता है। वह तब भी सकारात्मक रहता है। यदि लीडर के मन में भय भी हो, हिम्मत टूट भी रही हो, तब भी वह नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, चेहरे पर नजर नहीं आने देता, क्योंकि यदि किसी सेना के सेनापति का मनोबल टूट जाए तो उस सेना की हार तय है। नेतृत्व क्षमता आप किसी मैनेजमेंट स्कूल से खरीद नहीं सकते। स्कूलों और लीडरशिप की किताबों से आप इस गुण को विकसित करने के तरीके जरूर सीख सकते हैं। नेतृत्व क्षमता एक बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला शब्द है, इसलिए अक्सर हम इसकी गहराई में नहीं उतरते और इसके हल्के रूप में ले लेते हैं। नेतृत्व क्षमता अभ्यास, अनुभव और लोक व्यवहार का मिला जुला फल है, लेकिन इतना तय है कि किसी टीम की विजय और पराजय में सबसे ज़्यादा योगदान कोच और कप्तान का होता है। यदि लीडर नकारात्मक हो, असफलतावादी हो, तो उसके साथी किसी भी क्षेत्र में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। नेतृत्व नियम 4, गलत को गलत, सही को सही बताएं। लीडर चाटुकार नहीं होता, उस पर अपनी टीम की जिम्मेदारी होती है। उसे कई बार दूसरों के दिल को चोट पहुंचाने वाले कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। यह साहस लीडर ही कर सकता है। व्यापार कुशल लीडर भले विवादों के बीच मौन हो जाए या आवश्यकता न होने पर ना बोले, परंतु वे झूठ का साथ नहीं देते। कभी कभी टीम की अखंडता बरकरार रखने के लिए वे लोगों को गलती सुधारने का मौका दे देते, परंतु गलत के साथ नहीं खड़े होते। लीडर यदि सही को गलत बोलेंगे और गलत को सही बोलेंगे तो पतन होना तय है। उसे कोई लीडर की जिम्मेदारी है कि वह समूह के समग्र हित में कड़वे निर्णय ले हो सकता है। निर्णय किसी को भला लगे और किसी को बुरा, लेकिन लीडर दृढ़ रहे, क्योंकि अंत में परिणाम की पूरी जिम्मेदारी लीडर की होती है। नेतृत्व नियम 5, लीडर सबको सीने से लगाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल, कम सफल, असफल सभी तरह के लोग होते हैं। नेतृत्व क्षमता का धनी लीडर सफल लोगों का सम्मान करता है, कम सफल लोगों को और प्रेरित करता है और असफल लोगों को ढांढस और साहस और हिम्मत देता है। लीडर अपनी नेतृत्व क्षमता और व्यक्तित्व क्षमता की मदद से अपने समूह तक अपनी बात पहुंचाता है कि असफलता कोई गलती या भारी भूल नहीं है,
वह एक और शिक्षाप्रद अध्याय है जो खो गया है। उस पर रोने से जो पा सकते हो वह भी खो जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जो गलती एक बार हो जाए उसे दोबारा मत करना। वही गलती बार बार करने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है। कुछ लीडर असफल लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते, उन्हें उचित सम्मान नहीं देते। ऐसे लीडर कभी लोकप्रिय नहीं हो पाते। सच्चे लीडर असफल लोगों को भी सीने से लगाते हैं और कहते हैं सिस्टम पर चलते रहो, असफल हुए तो भी फर्क पैदा। नेतृत्व नियम 6, लीडर हर पल सीखता है। अक्सर नई बिजनेस प्रणाली से जुड़ने के थोड़े ही दिनों में हमें लगता है कि हम उस प्रणाली को अच्छी तरह समझ गए हैं। सफलता हासिल होते ही हम वे आत्मविश्वास आ जाता है और हम और मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ लीडरों के साथ एक दिन ऐसा भी आता है जब आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में बदल जाता है। यह अति आत्मविश्वास सीखने की प्रक्रिया को बंद कर देता है। दोस्तों सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। लीडर हर पल सीखता है, कभी अपनी गलतियों से तो कभी दूसरों की अच्छाइयों को वह अपने बिजनेस में समाहित कर और महान बन जाता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते थे, जब मैं युवा था तो मैंने देखा कि 10 में से 9 प्रयास असफल हो जाते थे। इससे सीखकर मैंने 10 गुना ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया ताकि असफल न हो। यदि आपको यह लगता है कि आप सब कुछ सीख चुके हैं तो आपके सांसारिक जीवन में रहने का कोई अर्थ नहीं है। या तो आप सन्यासी बन जाएं और या तो दुनिया छोड़ दें। नेतृत्व नियम 7, लीडर में दीवानापन और जुनून होता है। लीडर में आग होती है, जुनून होता है। लीडर की ऊर्जा संक्रामक होती है, वो अपने सारे साथियों को संक्रमित कर देता है। असंभव नहीं हो सकता है, हम इस योग्य नहीं हैं जैसे शब्द और वाक्य लीडर की डिक्शनरी में नहीं होते। लीडर की भाषा होती है, हम करेंगे, हम कर सकते हैं, कोई हमें हरा नहीं सकता। जिस तरह अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई देती थी, उसी तरह लीडर को सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है। लीडर में दीवानापन और जुनून होता है, उसे देखकर दूसरे अपनी कमजोरियां भूल जाते हैं और पूरे साहस से लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्य के प्रति इस दीवानेपन और जुनून में ढेर सारी गलतियां भी होती हैं, बहुत सी बाधाएं भी आती हैं। हीन भावना पालकर कार्य रोकने की बजाय लीडर उन गलतियों से सीखकर और बेहतर हो जाते हैं। यदि आप किसी कार्य को करने में 3 बार असफल हो गए हैं, फिर भी चौथी बार करने जा रहे हैं, तो आपके अंदर यकीनन नेतृत्व क्षमता है। यदि आप एक दीवाने और सनकी हैं, तो सिर्फ आप में यह ताकत है कि आप संसार को एक महान उपलब्धि दे सकें। नंबर 52, श्री गणेश जी संसार के सबसे बड़े प्रबंधन गुरु हैं। मैं जब भी भगवान श्री गणेश को देखता हूँ तो मन में अनेक प्रकार के गणेश जी की शारीरिक बनावट भगवान की एक विशिष्ट रचना है। शायद भगवान जी श्री गणेश को सृष्टि के रचयिता ने हम आम मनुष्यों को प्रेरणा देने के लिए बनाया गया है, इसलिए वो हजारों रूपों में, हजारों रंगों और लाखों आकार में घर घर में व्याप्त हैं। ढेर सारे लोक व्यवहार, नेतृत्व और प्रबंधकीय किताबों को पढ़ने की जगह यदि आप सिर्फ श्री गणेश जी से प्रेरणा ले तो हमारे अंदर का सर्वश्रेष्ठ लीडर और मैनेजर बाहर आ जाएगा। सारी असफलता खुद ब खुद भाग जाएगी और सफलता कदमों में आ गिरेगी। गणेश जी का बड़ा सिर। गणेश जी का असामान्य रूप से बड़ा सिर हमसे कहता है कि हम बड़ा सोचें, हम ज़्यादा सीखें, ज़्यादा ज्ञान मस्तिष्क में स्टोर करें और बड़े सपनों को पाएं। गणेश जी की छोटी छोटी आंखें यह संदेश देती है कि हम इधर उधर भटकने की बजाय एकाग्र होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाएं, सूक्ष्मता से कार्य करें और पैनी नजर रखें, जिससे आने वाले संकटों को पहले से भांप सके। बड़े कान छोटा मुंह। श्री गणेश के बड़े कान हमसे कहते हैं कि ज़्यादा सुने और छोटा मुंह संदेश देता है कि कम बोले। सीधा गणित यह कहता है कि 1 गुना बोलें तो 3 गुना सुने। ज़्यादा बोलने वाले लोग अपना प्रभाव शीघ्र खो देते हैं और उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। ज़्यादा बोलने से दुश्मन भी ज़्यादा बनते हैं। आपकी सारी कमजोरियां और रहस्य सामने आ जाते हैं। उसके विपरीत कम बोलने या मौन रहने वाला व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। ज़्यादा सुनने से आप दूसरों को ज़्यादा समझ पाते हैं, दूसरे आपको अपना मित्र समझते हैं और आपकी कदर की जाती है। लंबी नाक। श्री गणेश की लंबी नाक कहती है हम चीज़ों को सूंघे, गंध पहचान लें। मैनेजमेंट की भाषा में कहें तो परिस्थिति को पहले ही समझ लें, विपत्ति या प्रतिकूल स्थिति आने के पहले ही सचेत हो जाएं। दूसरों के मनोभाव को, मस्तिष्क को, अच्छे और बुरे विचारों को समझ सके।
लंबी नाक यह भी कहती है कि इधर उधर अवसरों को ढूंढे, उन्हें पहचाने और सफलता पाए। बड़ा पेट, गणेश जी का बड़ा पेट यह कहता है कि अच्छा और बुरा सब कुछ पचा, असफलता हो तो ज़्यादा गमगीन न हो और सफलता से ज़्यादा दम न हो। अपनी बातें, अपनी योजनाएं और रहस्य अपने अंदर ही रखें। हम दैनिक जीवन में सब कुछ विपरीत करते हैं, कम सीखते हैं और स्वयं को ज़्यादा समझते हैं। नए विचारों को मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करने देते और अपने पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहते हैं। कब सुनते हैं और ज़्यादा बोलते हैं, कम सुनते हैं और ज़्यादा बोलते हैं, इससे संबंध बिगड़ते हैं, महत्व कम मिलता है और दूसरों को समझने का अवसर ही नहीं मिल पाता। हम एकाग्रचित नहीं होते, एक कान में ध्यान लगाने की बजाय मन इधर उधर भटकता रहता है। अस्थिरता की वजह से हर और नुकसान होता है। हमारे पास होता कम है, हम दिखते ज़्यादा हैं। काम पूर्ण होने के पूर्व ही ढिंढोरा पीट देते हैं। विचारों को, उत्तेजना को, क्रोध को, नाराजगी को पचा नहीं पाते, जिससे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। बड़ा पेट कहता है कि सब कुछ पचा जाओ। किताबें पढ़कर प्रेरित होने का समय न हो तो एक सफल लीडर, मैनेजर या व्यक्ति बनने के लिए गणेश जी से प्रेरणा लेकर हम सब सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। सारे पीटर ड्रकर, डेल कार्नेगी, जिग जिगलर, दीपक चोपड़ा के सिद्धांतों का निचोड़ निकाला जाए तो सृष्टिकर्ता की अनुपम रचना श्री गणेश ही सामने